Structured analysis, its a definition is it is a technique is used in software engineering. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ की जाने वाली ये एक टेक्निक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि ये हमें ग्राफिक्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ग्राफिक इंटरफेस इट मीन्स कि जब हम किसी सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं तो उस सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन करने के लिए ये हमें ग्राफिक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि जो यूज़र जिसे आसानी से समझ सकता है। तो ये हमारे सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये हमें कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिस टूल की हेल्प से हम डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं और उस सिस्टम को जो कि यूज़र के अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम को तैयार कर सकते हैं जो उसे बनवा रहा है हमसे। तो किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए ये हमें ग्राफिक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम एक अच्छा सिस्टम जो कि यूज़र से ईज़िली इंटरेक्ट हो ऐसा सिस्टम हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में अलग अलग टूल्स होते हैं। तो इन टूल्स को यदि हम वन बाय वन करके देखते हैं तो यहाँ जैसे हम ये टूल्स के यहाँ नाम दिए हुए हैं डेटा डिक्शनरी फॉर्म। तो एग्ज़ाम में यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा पूछा जाए कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है और उसके टूल्स को समझाइए। क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो यहाँ पर दिए हुए ये डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं इनमें से कोई भी टूल भी पूछा जा सकता है पर्टिकुलर और उस पर हमें लिखने आ सकता है शॉर्ट नोट। तो हम एक मैक्सिमम जो आंसर है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को तैयार कर रहे हैं, मैक्सिमम यदि पूछा जाता है तो हम तब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यदि ये एक शॉर्ट नोट के पूछा जाता है तो हमारे पास इतने कंटेन होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है डेटा डिक्शनरी। तो इस डेटा डिक्शनरी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका काम होता है डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है उनको स्टोर करके रखना। जैसा यहाँ पर नाम से समझ में आता है डेटा डिक्शनरी, इट मीन्स कि जो डेटा को रखा हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन को डेटा की इन्फॉर्मेशन को रखा हुआ है दैट इज़ डेटा डिक्शनरी। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू यदि इस चीज़ को समझें तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि आप यू जस्ट इमेजिन कि एक टेबल है, उस टेबल में हमने फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या होता है? नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर। रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि उस फील्ड के अकॉर्डिंग हमने उसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए। और ये जो पूरा हमारा कंप्लीट क्या है, एक टेबल है। और उस टेबल को ऐसे कई हमने जब मल्टीपल टेबल बनाए तो दैट इज़ डेटा बेस। तो वो जो इस डेटा बेस की इंफॉर्मेशन को भी रख रहा है इन सारी कि हमारा जो टेबल हमने बनाया वो कहाँ स्टोर हुआ, उसकी फ़िज़िकल लोकेशन क्या है, वो कैसे स्टोर हुआ है, कब स्टोर हुआ है, वो टेबल कब क्रिएट किया गया था, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन को रखता है वो क्या कहलाता है? डेटा डिक्शनरी कहलाता है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है क्योंकि ये हमसे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है एक डेटाबेस में उसकी भी इंफॉर्मेशन को रखता है, जो मेटा डेटा को रखता है। तो उसे क्या कहते हैं? डेटा डिक्शनरी कहते हैं। जैसे कि हमने जो टेबल बनाया है तो उस टेबल में हमने फील्ड ली थी, तो उस फील्ड में हमने किसे प्राइमरी की बनाया है, फॉरगन की किसे बनाया है, हमने अपने टेबल के व्यू क्रिएट करे हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है तो वो डेटा डिक्शनरी कहलाता है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। तो यहाँ पर इसके कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। डेटा एलिमेंट हुआ, डेटा स्ट्रक्चर हुआ और डेटा फ्लो हुआ। तो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, तो मेन हमारा ये हुआ डेटा डिक्शनरी। सेकंड आता है फॉर्म। तो फॉर्म आई थिंक ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम बार बार कई जगह पर आप इस फॉर्म जैसी चीज़ को फेस करते हैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो ये एक हम बात स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की कर रहे हैं तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हमें ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो फॉर्म एक सीधी सिंपल सी बात है कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि हम ऑनलाइन फॉर्म की बात करें या ऑफलाइन फॉर्म की बात करें, ऑफलाइन की बात करते हैं तब भी आपके सामने फिज़िकली एक फॉर्म आता है और उस फॉर्म में
एक क्लियर शब्दों में दिया होता है कि यहाँ पे नेम एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, और इस तरीके से आप उस फॉर्म को फिल करते हैं। तो आप उस फॉर्म को फिल क्यों कर रहे हैं? तो उसमें आप क्या एंटर कर रहे हैं? आप अपनी इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर रहे हो। तो वही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का ही तो एक सोर्स हुआ फॉर्म। तो ऐसे ऑफलाइन फॉर्म होता है, तो वैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भी क्रिएट किया गया है। तो ये जो फॉर्म है एक डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ये हमें क्या कर रहा है? जैसे हम यहाँ इस फॉर्म को देखें तो ये फॉर्म का काम क्या है? ये एक ग्राफिकली डेटा को स्टोर करने का एक सोर्स है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, तो उसमें नेम है, स्टूडेंट, और ये एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री और ये ईमेल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को कोई भी फिल करेगा और सबमिट करेगा। तो इस तरीके से ग्राफिकली किसी डेटा को स्टोर करना हमारे लिए भी या किसी भी यूज़र के लिए भी आसान होता है। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का मेन काम ही यही है कि वो कहीं ना कहीं हमारे ग्राफिकली फॉर्म में हमारे वर्क को यूज़र के लिए बहुत ऐसा सिस्टम तैयार करता है जो कि उसके लिए जल्दी यूज़र इंटरेक्ट हो उस चीज़ से। तो वो ग्राफिक्स के माध्यम से यूज़र इजीली इंटरेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट एक टूल था फॉर्म। नेक्स्ट इज़ अ गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का मतलब यहाँ पर ना मैंने कोई डेफिनेशन पुट की है और ना ही यहाँ पर और कुछ है। यहाँ सिर्फ एक डायग्राम आपके पास दिखाई दे रहा है। एक ये डायग्राम है और एक ये, दो डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ है क्या? ये तो सिर्फ यहाँ पे बार लाइन दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर गैंट चार्ट की हम बात करते हैं तो इट इज़ चार्ट है, इट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ही, और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का मेन यूज़ होता है बार के रूप में, लाइंस के रूप में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना। और इसका सबसे अच्छा, यदि हम एक एग्जांपल देखें कि गैंट चार्ट आखिर यूज़ होता कहाँ है, तो हम लोगों ने शायद आप लोगों ने अभी पहले SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं। तो उनको यदि हम यहाँ पर इमेजिन करें इस डायग्राम में, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो गैंट चार्ट है ये किसी भी डेटा को, या हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की शेड्यूल को डिसाइड करता है कि हमने यदि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करा था और ये प्रोजेक्ट में किस प्रोसेस में हमें कितना टाइम लगा, और वो जो प्रोजेक्ट है वो कब एंड होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे एक बार के रूप में, एक लाइन के रूप में ये हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आपको यदि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि गैंट चार्ट किसे कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे कि गैंट चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल और इट्स अ यूज फॉर रिप्रेजेंट डेटा एंड इट्स डिसाइड द प्रोजेक्ट शेड्यूल ऑल्सो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइन का, बार का यूज़ किया गया है। तो और फिर आप जब एग्ज़ाम में बनाएं तो यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग इस तरीके का ज़रूर बनाना। और यहाँ पर इजी, और इस डायग्राम को मैं यहाँ ये कर देते हैं कि यहाँ आप जो पॉइंट्स है ना, यहाँ आप अपने 7 पॉइंट लिखना। जैसे फर्स्ट था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड क्या था आपका? प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिज़ाइनिंग है। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स लिखना। फिर बताना कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था, और यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके आप पूरा ईयर का एक प्लान चार्ट तैयार कर देना। तो ये बताना बार के रूप में, एक बार के रूप में ये बताना है हमें लाइंस के रूप में कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कितने मंथ तक, कितने दिनों तक चली, देन वो जब ख़त्म हुई तो हमारी अगली जो प्रोसेस थी वो कब तक चली। तो इस तरीके से हमें इस चार्ट को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो इट इज़ द बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल। नेक्स्ट आता है सिस्टम मॉडल। तो आई थिंक इसका मैंने यहाँ पे नाम आपने देख लिया, सिस्टम मॉडल, और यहाँ पर डायग्राम ये देख लिया। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका माइंड भी सेट होगा कि हमें इसमें आंसर क्या लिखना है। मॉडल का मतलब ही क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले जब सिस्टम को डेवलप करना और एक सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, तो हमने ये देखा था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत सारे मॉडल यूज़ होते हैं।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम बात करें, वहाँ पर भी बहुत सारे मॉडल यूज़ होते हैं जब किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। जैसे वाटरफॉल मॉडल भी यूज़ होता है, तो अलग अलग मॉडल यूज़ होते हैं। तो सिस्टम मॉडल का मेन काम होता है कि किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना और उसे एक कह सकते हैं कि एक अच्छे क्वालिटी का सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम सिस्टम मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल, और यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना देंगे। और डायग्राम बनाने के बाद इन स्टेप्स को भी यदि हम थोड़ा थोड़ा भी यदि इनके बारे में लिखते हैं कि व्हाट इज़ एनालिसिस, व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, तो ये आपका टॉपिक यदि ज़्यादा नंबर का पूछा भी जाता है तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आई थिंक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है सुडोकू कोड। अब ये सुन के नाम थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या होता है, तो कोड से क्या समझ में आता है, कोडिंग है, और यहाँ कोडिंग भी दी हुई है। तो सुडोकू कोड जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया गया, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि हाई लेवल में यूज़ की गई थी। तो पहले जैसे मशीन लैंग्वेज थी जो कि किसी भी यूज़र को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ही आती है कि हम इजीली उसको कोई भी मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो उसके इसी वजह से जब हमें काम करना था तो बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप की गई। तो उन्हीं में से एक है सुडोकू कोड, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म है जिसे यूज़र मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में आसानी से समझ सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो यदि एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको भी डेफिनेशन के साथ ये कोड आप बता सकते हैं कि जैसे किसी भी प्रोग्राम को करने का शॉर्ट फॉर्म, कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ सम, तो इनपुट दिया हमने, इनपुट n1 n2, और उनको सम करा और इस तरीके से हमें वो पूरा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो किसी भी 0101 के फॉर्म में यदि हम प्रोग्राम को समझें तो वो तो शायद मुश्किल है, तो उसके कंपैरिजन में ये कोड इजी थोड़ा सा और आसान कर दिया, और यही कहलाते हैं सुडोकू कोड। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो कि फ्लो चार्ट है। आई थिंक फ्लो चार्ट के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फ्लो चार्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी प्रोग्रामिंग के फ़्लो को हमें बताता है। फ़्लो, तो किसी भी फ़्लो चार्ट में अलग अलग सिंबल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो बॉक्स यूज़ होता है दैट इज़ स्टार्ट और एंड बॉक्स। इस तरीके से ये जो फॉर्म का डिज़ाइन है जो इनपुट और आउटपुट को बताता है, ये बताता है प्रोसेसिंग को, और ये बताता है डिसीजन बॉक्स को, और हमारी लाइन है जो कि फ़्लो लाइन को बताती हैं। तो ये क्या हुआ, फ्लो स्ट्रक्चर है, फ्लो चार्ट है। तो एक चार्ट को आप बना रहे हो कि आपको कोई भी प्रोग्राम का फ़्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आपने सी लैंग्वेज में, इनमें अधिकतर ये फ़्लो चार्ट वगैरह यूज़ होते हैं जो क्या बताते हैं, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि ये जो बॉक्स हमने देखा था ये स्टार्ट बताता है। यहाँ पे हमने इस जो कि इनिशलाइज़ करा है ए और बी को, और यहाँ पे ए और बी इनपुट में दिया है। यहाँ पे डिसीज़न हुआ कि यदि ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो क्या करेगा, यदि बड़ा हुआ तो यस प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, अदरवाइज प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से हमारे प्रोग्राम के फ़्लो को बता रहा है। तो ये क्या कहलाता है, फ़्लो चार्ट। नेक्स्ट है चार्ट, जो कि हम एक्सेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ट का मतलब क्या होता है, जो कि मेन हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर तो, और हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चार्ट जो है, ये इसकी डेफिनेशन भी हमने जब उस टाइम पढ़ाई की थी तब हमने ये देखी थी कि चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट यूज़ होते हैं। और इन चार्ट को तो आपने कई जगह पर देखा भी होगा। पाई चार्ट है, जैसे किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी जगह का एरिया कितना बड़ा है तो अपन पाई चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो। बार चार्ट, कॉलम चार्ट, तो ये चार्ट आई थिंक आपने कब देखा होगा, जब आप लोगों ने मैच देखते हैं तो वहाँ पे भी किसका स्कोर कितना है, तो वहाँ कॉलम चार्ट, बार चार्ट, तो लाइन चार्ट, ये अलग अलग देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट
तो आपको यदि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ चार्ट, देन टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड, you can write the name with the diagram, you can explain pie chart, bar chart, column chart, line chart, bubble chart। और ये अलग अलग हमारे चार्ट थे जो कि हमने एक्सेल में इनसे ज़्यादा पढ़े हैं, तो आप जो आपको जितना बनता है। डिसीजन टेबल स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का एक टूल है जिसका काम होता है डिसीजन के अकॉर्डिंग टेबल में डेटा की एंट्री करना, या हम कह सकते हैं कि ये डेटा को कंडीशन के बेस पर रिप्रेजेंट करने की एक मेथड है। इसमें हम जो डिसीजन टेबल को दो अलग अलग भाग में बांटा गया है, जो कि एक डिसीजन, एक होता है स्टब और एक होता है एंट्री, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डिसीजन यहाँ पे कंडीशन स्टब, जैसे हमने ये डायग्राम देखते हैं, कंडीशन स्टब और कंडीशन एंट्री, एक्शन स्टब और एक एक्शन एंट्री, दो पार्ट कह रहे हैं जैसे स्टब और एक होता है एंट्री। तो वैसे इसको कितने ये पार्ट हो गया हमारे 4 पार्ट, कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्री, एक्शन स्टब, एक्शन एंट्री। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे जब टेबल एक क्रिएट किया जाता है और उस टेबल में जब वैल्यू को इनपुट किया जाता है तो वो कंडीशन के आधार पर इनपुट किया जाता है। हम यहाँ पर कंडीशन देंगे और वो जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू इनपुट होगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्शन होगा और यहाँ उसके अकॉर्डिंग उसकी एंट्री होगी। जैसे आप लोग जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिसीजन टेबल, तो आप इसको बताएंगे कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी प्रकार की कंडीशन के आधार पर हमें जो देना है वैल्यूज़, वो यहाँ टेबल में स्टोर की जाती हैं। जैसे इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे टाइप फर्स्ट है, इसमें कंडीशन दी हुई है और एक एक्शन है। तो दो पार्ट में तो हमारा ये डिवाइड है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये है कंडीशन स्टब और ये है कंडीशन एंट्री, ये है एक्शन स्टब और ये है एक्शन एंट्री। तो यदि हम इसको अच्छे से देखें तो ये हमें बताता है कंडीशन का मतलब, यहाँ हमने एक कंडीशन दी है, जैसे a इक्वल 0, यदि a बराबर है 0 के तो यहाँ पर एंट्री क्या हुई, यस, यदि है तो यस आया, अदरवाइज़ नो। a ग्रेटर दैन 5, तो यहाँ पर जो भी है, यदि इस दी गई कंडीशन है, यदि वो सही है तो यहाँ पे यस लिखा हुआ है और अदरवाइज़ नो लिखा हुआ है। तो और a इक्वल b, तो यहाँ पे ये कंडीशन ऐसे एंट्री दी कि जो कंडीशन है a इक्वल b के है तो यहाँ पर क्या है, यस है तो यस, नहीं है तो नो। तो इस तरीके से यहाँ कंडीशन की एंट्री की गई है। तो इन कंडीशन के आधार पर अब यहाँ पर एक्शन है कि क्या है, यदि a बड़ा है, a इज इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट a इज 0 और ये x की यस, यदि यहाँ यस था तो यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि ये एक्शन की एंट्री है। प्रिंट करेगा a ग्रेटर दैन 5, तो यहाँ पे यदि ये 5 ग्रेटर दैन था तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई, यस, तो यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन थी a ग्रेटर था 5 से, तो यहाँ पर ये आ गया। तो ऐसे प्रिंट ये करेगा, तो ये जो कहलाती है दैट इज़ डिसीजन टेबल, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल में वैल्यू इनपुट हो रही है और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जो कंडीशन दी है सही है या गलत है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन की एंट्री हुई और उस एंट्री के हिसाब से ही अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसकी एक्शन हो रहा है कि वो प्रिंट करेगा। यदि ऐसा है तो वो एक्शन क्या होगा कि प्रिंट a इज़ 0, तो ये कहलाता है डिसीजन टेबल। नेक्स्ट होता है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम जैसा कि ये कह सकते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम सैट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, आप लोग जब आगे 6th सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको जब प्रोजेक्ट वाला काम रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, तो वहाँ आपको ये डेटा फ्लो डायग्राम हमको हमारे प्रोजेक्ट में मेंशन करना होता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि हम एक कॉलेज मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल, इस तरीके के किसी प्रोजेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं,
तो यहाँ पर डेटा फ्लो डायग्राम का मेन काम होता है कि ये पूरे हमारे जो प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट के फ़्लो को बताता है कि वो प्रोजेक्ट किस फ्लो में जा रहा है, किस तरीके से कौन सी चीज़ किससे कनेक्ट है। तो यहाँ हम डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, तो इनके लिए भी हमें डेटा फ्लो डायग्राम बनाना पड़ता है। तो यहाँ डेटा फ्लो डायग्राम के में 4 सिंबल यूज़ होते हैं। फर्स्ट सिंबल जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, जहाँ कस्टमर लिखा हुआ है, ये यूज़ होता है एक्सटर्नल एंट्री के लिए। जैसे कि एक्सटर्नल एंट्री से का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन को, किसी भी सिस्टम को या सब सिस्टम को। कि जैसे यदि हम किसी एग्ज़ाम्पल के लिए यदि हम एक स्कूल की बात करें, एक स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट यहाँ कस्टमर की जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। फिर उसका एक स्कूल से रिलेशन क्या है, तो भाई एडमिशन है। तो इस तरीके से हम उसको एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। तो ये जो सिंबल है, इट्स यूज़ फॉर रिप्रेजेंट ह्यूमन सिस्टम और सब सिस्टम। सेकेंड सिंबल यूज़ होता है प्रोसेस के लिए, जिसका काम होता है यहाँ पर, जैसे हमने बात की थी, पहला जो था वो की एंट्री थी एक्सटर्नल एंट्री के लिए हमारा, जिसमें हमने कस्टमर की एंट्री करी। सेकंड सिंबल यूज़ होता है प्रोसेस के लिए, जिसका काम है प्रोसेस ऑर्डर। एक कस्टमर ने जब कोई ऑर्डर करता है तो उस पर जो प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग वाले सिंबल को दर्शाने के लिए यहाँ पर इस सिंबल का यूज़ होता है। जैसे प्रोसेसिंग में हमने जैसे अभी बात की थी स्टूडेंट के एडमिशन की, तो एडमिशन इज़ अ प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर हम लेंगे कि वो पी सेंटर में प्रोसेस क्या है, कस्टमर ने प्लेस ऑर्डर करा तो उस पर प्रोसेस हुई। और जो थर्ड सिंबल यूज़ होता है दैट इज़ डेटा स्टोर। डेटा स्टोर का मतलब क्या हुआ कि जिसका काम होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ, तो वो जो सारी एंट्री है वो एक टेबल में जाकर स्टोर होती है। तो उस एंट्री के लिए डेटा स्टोर के लिए इस सिंबल का यूज़ होता है जिसे। और फोर्थ जो सिंबल है वो है डेटा फ्लो। इट मीन्स कि हमारा जो पूरा, क्योंकि हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ रहे हैं जिसका फुल फॉर्म ही डेटा फ्लो डायग्राम है, जो कि एक फ्लो को बताता है, तो वो उस फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा फ्लो ये लाइन यूज़ होती है। इस लाइन से वो पूरे हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ डेटा फ्लो। तो यहाँ पर ये 4 सिंबल हैं। इन 4 सिंबल के थ्रू ही आपका ये जो डेटा फ्लो डायग्राम कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका एंट्री, एक्सटर्नल एंट्री फर्स्ट है, सेकंड आता है आपका प्रोसेस, थर्ड इज़ अ डेटा स्टोर एंड फोर्थ इज़ अ डेटा फ्लो। और ये चारों सिंबल के साथ आप विद डेफिनेशन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उन 4 जो हमने सिंबल्स देखे हैं, उन सिंबल्स के थ्रू एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक डेटा फ्लो डायग्राम दिया गया है, जो कि डेटा फ्लो डायग्राम बता रहा है, जिसमें ये जो हमने 4 प्रकार के सिंबल देखे हैं, इन चारों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जिसमें फर्स्ट जो कि कौन सा था, फर्स्ट सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता था, एक्सटर्नल एंट्री को, दैट इज़ कस्टमर। और यहाँ पे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर वो गई प्रोसेस के लिए, प्रोसेस ऑर्डर। तो जिसमें यहाँ पर ये जो सिंबल है दैट्स यूज फॉर द प्रोसेसिंग। और यहाँ पे आपने कस्टमर ने ऑर्डर दिया, यहाँ पे वो ऑर्डर प्रोसेस हुआ, देन यहाँ पर जाता है उस कस्टमर का ऑर्डर, जो कि उसका ट्रांजैक्शन होगा वापस से, और वो उसके पास वापस आएगा। तो इस तरीके से ये एक डेटा फ्लो डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है एक कस्टमर और कस्टमर ऑर्डर और उनके ट्रांजैक्शन के बीच में। डिसीजन ट्री, इट इज़ द लास्ट स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल, जिसका यूज़ होता है, इट्स जस्ट लाइक अ डिसीजन टेबल। जैसा हमने अभी डिसीजन टेबल के बारे में पढ़ा था, वैसे ही सेम डिसीजन ट्री भी होता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज होता है और जिसका मेन काम होता है कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस करना। और यहाँ पर ये भी मतलब एक ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, जैसे डिसीजन ट्री। अब नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर होती है कि ट्री है, इट मीन्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक पेरेंट नोड, यहाँ पे एक रूट नोड है, देन पेरेंट नोड है, और उसके बाद ये चाइल्ड नोड होते हैं। तो इस तरीके से ये ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है डिसीजन ट्री।
तो यहाँ पे ट्री की डेफिनेशन, ट्री के अकॉर्डिंग तो हमने ये कह दिया कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज होता है, जो कि इस तरीके से जिसमें एक रूट नोड होता है, पेरेंट नोड और उसके चाइल्ड नोड होते हैं, दैट इज़ ट्री। डिसीजन ट्री की बात करें तो ये जो ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म जो है वो अरेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, डिसीजन के अकॉर्डिंग। डिसीजन का मतलब जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एल्स का प्रयोग होता है, जो कि कंडीशन है, दी गई कंडीशन को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग ये एक डिसीजन मतलब इसमें एक डिसीजन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो इसे डिसीजन ट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसे हम यहाँ देख, इस एग्जांपल के थ्रू हम डिसीजन ट्री को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि डिसीजन ट्री का एक्चुअल में काम क्या होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ट्री स्ट्रक्चर की, तो यहाँ ये इस डायग्राम को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर बेस है, जिसमें ये जो फर्स्ट है आपका रूट नोड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड नोड है। इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर पर बेस है। और डिसीजन की बात करें तो ये एग्जाम्पल कहता है कि जैसे यहाँ पर है एक डिस्काउंट पॉलिसी चलाई जा रही है, एक बिज़नेस है, तो वहाँ पर डिस्काउंट पॉलिसी ये है कि यदि कोई कस्टमर है, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के कस्टमर हैं, यदि वो साइज़ ऑफ ऑर्डर, यदि कस्टमर जिस साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब यदि कोई कस्टमर है 12 और मोर, उससे ज़्यादा का बिज़नेस करता है, तो उसको डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि वो 30% से कम का यदि वो ऑर्डर करता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही यदि 85 या उससे ज़्यादा का यदि आप ऑर्डर करते हैं तो 50% का डिस्काउंट, 49 से ये अपन 84 करेंगे तो 40% का, और यदि यहाँ पे लेस देन 12 करा तो यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक तरीके से डिसीजन ट्री को एक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ दिखाया गया है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि डिसीजन ट्री एक्चुअल में काम किस तरीके से करता है, कि ये डिसीजन के बेस पर एक ट्री का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बनता है, जो कि डिसीजन लेता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कंडीशन जैसे हमने कहा था ना, इफ़ एल्स, यदि ऐसा होता है तो वो ये कंडीशन को करेगा, यदि इससे 85 से ज़्यादा का यदि वो ऑर्डर करता है तो 50% का। तो ये एक तरीके से कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट पॉलिसी यहाँ पर चल रही है। तो ये होता है हमारा टॉपिक डिसीजन ट्री, और ये जस्ट लाइक अ डिसीजन टेबल, ये बोथ आर सेम। और यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के कंप्लीट टूल तैयार होते हैं, और ये जो टूल हैं ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि शॉर्ट नोट के थ्रू पूछे जाएंगे। तो आप इनको विद डायग्राम विथ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ज़रूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल दें, आपने यदि ये आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि डिसीजन ट्री क्या होता है, टेबल क्या होता है, गैंट चार्ट किसे कहते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम्पल जो डेली रूटीन में आपके आसपास जो भी एग्जाम्पल है उसको लेकर आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।